बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे आईपीओ के बारे में जो होने वाला है काफ़ी बड़ा आईपीओ जिसके फंडामेंटल्स काफ़ी साउंड हैं। ये मार्केट लीडर है अपनी सेक्टर में और जानेंगे इसके बारे में बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपको ज़रूर पता होना चाहिए अगर आप किसी भी आईपीओ में या फिर अपनी हार्ड अर्न मनी किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में लगाने जा रहे हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस, एसेट वैल्यूएशंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो ये आईपीओ स्टार्ट हो चुका है। तो इस आईपीओ का सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो चुका है दिसंबर 20 से। 24 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। फेस वैल्यू 10 रुपये की है। प्राइस बैंड सेट हुआ है 668 से 704 तक। यानी कि अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो जस्ट अ टिप 704 पर ही कोट करें, क्योंकि काफ़ी सारे एप्लीकेशन मैंने आपको काफ़ी वीडियोस दिखाए हैं जिसमें रिजेक्ट हो जाते हैं। रिजेक्शन रीज़न यही होता है कि बिलो प्राइस बैंड उन्होंने कोट किया है। तो कोट जो एप्लीकेशन है अलॉटमेंट है उन्हीं को मिलता है जिन्होंने उसको राइटली कोट किया होता है। तो जस्ट अ टिप हमेशा अपर प्राइस बैंड पर ही कोट करें। लॉट साइज 21 शेयर्स का रहेगा, यानी कि एक कोई भी निवेशक मिनिमम 21 शेयर्स इसके पर को बिड करना होगा, परचेज कर सकता है, तभी इस आईपीओ में अलॉटमेंट के लिए एलिजिबल होगा। और इस पर्टिकुलर आईपीओ का इशू साइज जो है यानी कि 1250 करोड़ होने वाला है, जिसमें शेयर्स होंगे 1,77,55,680 शेयर्स। और सभी जो शेयर्स हैं वो ऑफर फॉर सेल में हैं, यानी कि कंपनी कोई फ्रेश इशू नहीं ला रही है। कंपनी जो है कुछ जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं, जो मेजर इन्वेस्टर्स हैं, वो इससे एग्जिट हो रहे हैं, इसीलिए कंपनी ये ऑफर फॉर सेल लाई है। हमेशा तब भी निवेश करें ये ज़रूर देख लें कंपनी पहली बार अपना इशू ला रही है या ऑफर फॉर सेल है, क्योंकि प्रमोटर्स और जो निवेशक हैं वो तभी एग्जिट कर रहे होते हैं कंपनी से जब वो यूनिट उनके लिए उतनी प्रॉफिटेबल नहीं रहती। अगर प्रॉफिटेबल है तो कोई भी एग्जिट नहीं करेगा, ना आप करेंगे ना हम करेंगे ना कोई भी निवेशक नहीं करेगा। तो अगर प्रमोटर्स एग्जिट कर रहे हैं तो हमें थोरोली उस बिजनेस को समझने की ज़रूरत है, जो हम आपको आगे आने वाले सेक्शन में इसकी प्रॉपर एनालिसिस समझाने की कोशिश करेंगे, और जिससे आपको आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी, रिसर्च में हेल्प मिलेगी। लिस्टिंग होगी इसकी एनएससी बीएससी दोनों ही एक्सचेंजेस पर, क्योंकि ये एक मेन स्ट्रीम आईपीओ है। अलॉटमेंट डेट फिक्स हुई है दिसंबर 26 को। रिफंड्स इनिशिएट हो जाएंगे दिसंबर 27 को। डीमैट शेयर्स जो हैं डीमैट में क्रेडिट होने की भी सेम डेट है। अगर आपको ये आईपीओ लॉट हो जाएगा तो आपके डीमैट में शेयर्स आ जाएंगे, नहीं होगा तो रिफंड आ जाएगा। और लिस्टिंग डेट रहेगी दिसंबर 30 यानी कि मंडे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया मेन स्ट्रीम आईपीओ, मेन स्ट्रीम आईपीओ हमारे वही आईपीओ होते हैं 15,000 रुपये वाले। मात्र 15,000 से आप इस आईपीओ का हिस्सा बन सकते हैं। मिनिमम 21 शेयर्स के लिए बिड करना होगा। लॉट साइज रहेगा 1। स्मॉल एचएनआई निवेशक जो है मिनिमम 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करेंगे। 294 शेयर्स को बिड करना होगा और 2,69,100 इसकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगी। बिग एचएनआई निवेशक 68 लॉट्स के लिए बिड करना होगा, जिसमें होंगे 1,428 शेयर्स और 10,05,000 की मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगी। तो ये थी कि आपको किस किस कैटेगरी में, अगर आप आपके पास फंड्स हैं तो आप देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में आप निवेश करें। अब आपको देखना होगा कि किस कैटेगरी में ज़्यादा मतलब आपके चांसेस हो सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो ऑफरिंग है यहाँ पर आप देख सकते हैं एंकर इन्वेस्टर्स को ऑफर किया गया है 30%। उसके बाद QIB शेयर होल्डर्स को यहाँ पर प्रेफरेंस दी गई है 20%।
और यहाँ पे एनएनआई एचएनआई निवेशकों को यानी कि 2 लाख की इन्वेस्टमेंट जिनकी है और 10 लाख की इन्वेस्टमेंट है उनको दी गई है प्रेफरेंस 15% की। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा यहाँ पर रहेगा वो रहेगा 35% यानी कि रिटेल निवेशकों की। तो रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे सब्सक्रिप्शन स्टेटस पर भी नज़र डालेंगे लास्ट डे कि कितना सब्सक्रिप्शन स्टेटस है। जितना ज़्यादा सब्सक्रिप्शन स्टेटस होगा उतने ही चांसेस कम हो जाते हैं उस कैटेगरी में आपके आईपीओ अलॉटमेंट के। तो यहाँ ज़रूर ध्यान दें कि जिस भी कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें अलॉटेड परसेंटेज कितनी है और उसमें सब्सक्रिप्शन कितना आया है। उसके बाद आप देखिए यहाँ जो सबसे जानने वाली ज़रूरी बात है, प्रमोटर्स के पास 100% होल्डिंग थी, इस इशू के बाद 68% रह जाएगी। चलिए फिर भी प्लस पॉइंट है क्योंकि मेजर कंट्रोल जो है वो अभी भी मैनेजमेंट के पास रहने वाला है। तो अगर ब्रीफ में बात करें तो ये कंपनी जो है एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो मेजरली स्मॉलेस्ट गियर से लेके कंप्लीट ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग तक के प्रोसेस में इन्वॉल्व है और ये 1997 में स्टार्ट हुई थी। तो आप कह सकते हैं कंपनी डिज़ाइन करती है, मैन्युफैक्चर करती है, सेल करती है ट्रांसमिशन सिस्टम प्राइमरली एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स के लिए फॉर ऑफ हाईवे व्हीकल्स। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में मेजरली ऑफ हाईवे व्हीकल्स के लिए और एग्रीकल्चरल सेक्टर में ये मेजरली सप्लाई करते हैं। कंपनी के पुणे में 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं इन जो व्हीकल्स की जो डिमांड होती है वो हर समय होती है, काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट होती है। अगर टेक बेस्ड है कंपनी, मार्केट में प्रेजेंस है तो कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा आसान हो जाता है, काफ़ी कॉम्पिटिटिव एज कंपनी को मिलती है कि वो अपना प्रॉफिट यहाँ पर बना सके। तो मेजर पॉइंट्स डिस्कस करने से पहले हम एक बार इसकी बैलेंस शीट पर भी नज़र डाल लेते हैं। तो कंपनी के रेवेन्यू सिर्फ 4% बढ़े हैं यानी कि रेवेन्यू मेकिंग फर्म है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 29% बढ़े हैं। कंपनी अच्छी खासी प्रॉफिटेबिलिटी बना रही है। यहाँ एसेट्स भी देखें तो एसेट्स भी कॉन्टीन्यूसली अप ट्रेंड में हैं, थोड़ा बहुत सही लेकिन एसेट्स बढ़ रहे हैं। ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और कैपेबिलिटीज़ को दर्शाता है, ग्रोथ को, स्टेबिलिटी को दर्शाता है। तो यहाँ अगेन इसके लिए ये एक प्लस पॉइंट रहेगा। रेवेन्यूज़ कॉन्टीन्यूसली अप ट्रेंड में हैं, तो रेवेन्यू मेकिंग फर्म है, रेवेन्यू ट्रेंड गुड है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी इंक्रीजिंग है। तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी यहाँ पर दिखती है कि कंपनी की जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो रही है और कंपनी जो अपने बिजनेस ऑपरेशन से अपने प्रॉफिट्स जनरेट कर पा रही है। हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि कंपनी के प्रॉफिट्स हैं ठीक है, लेकिन वो प्रॉफिट्स आ कहाँ से रहे हैं। अगर प्रॉफिट्स आ रहे हैं तो वो अगर अच्छी कंपनी है तो वो उसके ऑपरेशन से ही, जो उसकी कोर बिजनेस एक्टिविटी है उसी से आने चाहिए, तभी वो एक सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट साबित हो सकती है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है वो भी काफ़ी अच्छा है, इंक्रीजिंग है कॉन्टीन्यूसली। यहाँ पर कंपनी पर कुछ कुछ बोरोइंग्स भी बढ़ रही हैं, लेकिन डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है तो ये डिज़ायरेबल है। हमेशा डेट जो है वो इक्विटी से कम होना चाहिए यानी कि 1 से कम होना चाहिए। अगर 1 से कम है तो वो एक कंपैरेटिवली लेस रिस्की वेंचर समझा जाता है। 1 से प्लस जितना भी डेट टू इक्विटी रेशियो होता है उसका 1 या 1 से प्लस जो भी डेट टू इक्विटी रेशियो होता है वो हाईली रिस्की कंसिडर किया जाता है। यहाँ आरओई और आरओसी नंबर काफ़ी अच्छे हैं। जनरली 10 से अबव रिटर्न ऑन इक्विटी नंबर एक अच्छा नंबर कंसिडर किया जाता है। अगर 15 प्लस हो तो वो और भी एक अच्छा रिफ्लेक्टर, एक अच्छा इंडिकेटर कंसिडर किया जाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी यही बताता है कि कंपनी अपनी इक्विटी पर कितना प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है, कितना रिटर्न बना पा रही है। तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी काफ़ी अच्छा है। ईपीएस भी इंक्रीज हो रहा है तो अगेन इट्स अ प्लस पॉइंट। तो फाइनेंशियली स्टेबल कंपनी है, कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी साउंड यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस की बात करें, हमने कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखा। कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे हैं।
हमने कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखा तो कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पर अगर फंडामेंटल एनालिसिस की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि कंपनी जो है एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है, मार्केट लीडर है अपने सेक्टर में, जो कि इसको एक कॉम्पिटिटिव एज देता है। वहीं ये एक लीडिंग सप्लायर और मैन्युफैक्चरर है ट्रांसमिशन सिस्टम्स का इन इंडियन एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो जहाँ बात आती है एग्रीकल्चरल सेक्टर की, तो जहाँ बात आती है एग्रीकल्चरल सेक्टर की, तो ये आप यहाँ पर इसको एज ए लीडर देख सकते हैं। और इसके बाद है स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, प्रूवन लीडरशिप है, सेक्टोरियल नॉलेज, डीप सेक्टोरियल नॉलेज यहाँ पर है मैनेजमेंट के पास, और हैवी इन्वेस्टमेंट है R&D में। एडवांस्ड कैपेबिलिटीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कंपनी को एक स्ट्रॉन्ग इनोवेटिव फ्यूचर रेडी प्रोडक्ट्स के लिए दिखाती है। तो जहाँ जो कंपनीज R&D में अच्छी निवेश करती हैं, उन्हें जो है चेंजिंग क्लाइमेट, जो भी एनवायरनमेंट है, चेंजिंग डिमांड सप्लाई पैटर्न है, उसको अडेप्ट कर पाती हैं और अपनी प्रोडक्ट को अच्छे से बेच पाती हैं। उसके बाद टेक बेस्ड कंपनी जो है, AI बेस्ड, टेक बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं कंपनी के पास। तो जहाँ टेक्नोलॉजी में कंपनीज निवेश करती हैं, वहाँ कंपनी को एक कॉम्पिटिटिव एज अपने आप से प्रोवाइड होती है, क्योंकि जितना टेक बेस्ड रहता है उतना ही जो मैन पावर है उसमें इन्वेस्टमेंट को लेकर, या कहें तो टाइम एफिशिएंसी को लेकर, ऑपरेशनल एफिशिएंसी को लेकर कंपनी को एक एज वहाँ पर मिलता है। तो स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, हैवी इन्वेस्टमेंट है R&D में, रिसर्च अच्छे से करती है कंपनी, टेक बेस्ड है अपनी, जहाँ पर भी जो भी टाइम जहाँ पर सेव कर सकते हैं, कॉस्ट जहाँ पर सेव कर सकते हैं, वो टेक के बेस पे करते हैं। तो और यहाँ पर कहें तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है कंपनी जो है वो 220 डोमेस्टिक और 58 इंटरनेशनल सप्लायर्स के साथ यहाँ पर काम कर रही है। तो 220 डोमेस्टिक हैं, 58 इंटरनेशनल हैं, तो ये ग्लोबल रीच भी है और यहाँ पर मिलती है कंपनी को एक कम्पिटिटिव एज। इसके अलावा अगर रिस्क की, इसके अलावा कंपनी के जो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स हैं वो कंपनी की इम्प्रूव्ड ऑपरेशनल एफिशिएंसी को यहाँ पर दर्शाते हैं। तो जैसे जैसे कंपनी की ऑपरेशन एफिशिएंसी इम्प्रूव होती है, वहीं पर कॉस्ट सेव होती है, टाइम सेव होता है, कंपनी ज़्यादा मैन्युफैक्चर कर पाती है, और ये रिफ्लेक्ट करता है कंपनी के प्रॉफिट्स में, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। और कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग है, बोरोइंग्स कंट्रोल्ड हैं, डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से कम है, नेटवर्थ कॉन्टिन्यूसली ग्रोइंग है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो एक स्ट्रॉन्ग मार्केट प्रेजेंस को, एक फ्यूचर लीडर को, और कंट्रोल्ड मैनेजमेंट डिसीजंस को, एक ग्रेट विजन को यहाँ पर रिफ्लेक्ट करते हैं। तो कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। आइए जान लेते हैं इसके सब्सक्रिप्शन स्टेटस को भी। तो ये अभी फुली सब्सक्राइब्ड IPO नहीं है, और ये अभी 0.23 टाइम्स सब्सक्राइब्ड है। मेजरली ये रिटेल सेक्टर में ही निवेश हुआ है। अभी QIB इन्वेस्टर्स के आने का वेट कर रहे हैं, QIB इन्वेस्टमेंट नहीं आई है, और NNI इन्वेस्टमेंट इसमें 0.2% है। तो शेयर्स जो थे ऑफर हुए थे 53 लाख, सेम ही अभी पेंडिंग है। तो एंकर इन्वेस्टर्स की एंट्री यहाँ पर आप देखें तो हो चुकी है। 53,26,000 शेयर्स ऑफर हुए थे, सेम की बिडिंग आ चुकी है। तो इससे 375 करोड़ रुपए ऑलरेडी बिडिंग में कंपनी के पास आ चुके हैं। उसके अलावा नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स में भी यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी कंपनी के पास बिडिंग आ चुकी है। रिटेल निवेशकों की भी काफ़ी बिडिंग आ चुकी है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे लास्ट डेट आएगी सब्सक्रिप्शन स्टेटस और क्लियर होगा, और आपको डिसीजन लेने में काफ़ी आसान होगा, क्योंकि जैसे जैसे एंकर इन्वेस्टर्स, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स इसमें एंट्री लेंगे, वैसे वैसे GMP इसकी बढ़ने की उम्मीद है। और अगर GMP बढ़ेगा तो इसकी लिस्टिंग, एक अच्छी स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे।
तो अगर जीएमपी की बात करें, अभी जीएमपी इसका 0% चल रहा है। ऑल्दो कंपनी के फाइनेंशियल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, जीएमपी इसका कम है, तो लिस्टिंग गेन तो ऑलमोस्ट नील के बराबर ही आप यहाँ पर समझ सकते हैं। तो मैं कंपनी के फंडामेंटल्स को लेकर पॉजिटिव हूँ। आपकी राय इस आईपीओ के बारे में क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलिए।